अब हम कहानी के तीसरे भाग की शुरुआत करते हैं। कहानी के बाकी भाग के लिए मेरा चैनल राज और रिश्ते देखें। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पहुंचने के लिए मुझे अभी कुछ चोटें सहनी पड़ेंगी। मैं अभी तीनों राउंड खेलने वाली हूँ और अभी तो पहले राउंड की घंटी भी नहीं बजी है। मुझे अभी बहुत सोचना है और अपने वकील से बात करनी है। क्या उसे पैसे देना मेरी एक और हार होगी, या ये भी मेरी धीरे धीरे बनाई गई योजनाओं में से एक है? मैं अभी भी सोच रही हूँ। फादर ऑफ द ईयर कभी कभी, और सच में सिर्फ कभी कभी, मेरी जिंदगी मुझे खुद भी हैरान कर देती है। मैं पीछे हटकर स्थिति को देखती हूँ और सोचती हूँ, इस बेचारी लड़की के साथ ये सब कैसे हो गया? फिर अचानक मुझे एहसास होता है कि वो बेचारी लड़की मैं ही हूँ। जब भी मुझे लगता है कि सबसे बुरा हो चुका है, तभी कुछ नया हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी तरह अविश्वास की स्थिति में घूम रही हूँ। 4 दिन पहले ही मेरे मन में कमजोरी का एक पल आया था और मैंने सोचा था कि शायद मैं उसे वो दे दूं जो वो चाहता है। लेकिन फिर आज जो हुआ, उसके बाद मुझे जरा भी शक नहीं रहा। उसे मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। बुधवार और गुरुवार रात उसके बनाए कस्टडी शेड्यूल के अनुसार उसकी रातें थीं। कुछ दिन पहले उसने कहा कि उसे शुक्रवार सुबह बहुत जल्दी काम पर जाना है और पूछा कि क्या वो गुरुवार शाम बच्चों को मुझे दे सकता है। मैंने कहा ठीक है। आज शुक्रवार को काम पर मुझे अफेयर पार्टनर एक्स का टेक्स्ट आता है। अफेयर पार्टनर ने उसे टेक्स्ट किया था कि मेरा धोखेबाज पति शनिवार सुबह 8 बजे उनके बड़े बच्चे की स्पोर्ट्स प्रैक्टिस देखने आने वाला है। ये पहली बार होगा जब वे एक दूसरे से मिलेंगे। अफेयर पार्टनर एक्स इससे खुश नहीं है और मैं उसे दोष नहीं देती, लेकिन उसने मुझे बताने के लिए टेक्स्ट किया कि वो उनके स्टेट में है। लेकिन रुको, ये कैसे संभव है? उसे तो आज काम पर जाना था। फिर मुझे याद आया कि उसके पास मेरे एज पास है। अगर आप नहीं जानते, एज पास एक टोल पास सिस्टम है जो समय और लोकेशन रिकॉर्ड करता है। मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया और वहाँ साफ दिख रहा था। वो सुबह 5:58 पर अपने अपार्टमेंट से निकला और 6:03 पर एयरपोर्ट टोल से गुजरा। यह उसके काम जाने का रास्ता नहीं था। मतलब साफ है, वो सुबह फ्लाइट लेकर गया तो उसने अपने बच्चों के साथ रात बिताने का मौका छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उसके और उसके बच्चों के साथ समय बिता सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको पेश करती हूँ फादर ऑफ द फकिंग ईयर। मैंने उसे कई बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने टेक्स्ट किया, वो पढ़ता है लेकिन जवाब नहीं देता। 3 घंटे बाद जवाब आता है। वो कहता है कि वो प्लेन में था। फिर मैंने उसे बताया कि मैंने एज पास देख लिया है। उसने मैसेज पढ़ा और फिर कुछ नहीं कहा। वो पकड़ा गया, सीधे टाइम स्टैम्प झूठ में। और सच कहूँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश, क्योंकि उसने मेरे लिए फैसला आसान कर दिया। उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चेस गेम करीब सुबह 10:30 बजे मुझे उसे टेक्स्ट करना पड़ा। मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे सुनिश्चित करना था कि वो स्कूल से बच्चों को लेने वाला है। मैंने टेक्स्ट किया और कंफर्मेशन मांगी। वह हैरान था कि मुझे कंफर्मेशन क्यों चाहिए। शायद इसलिए क्योंकि तुम गैर जिम्मेदार और अनिश्चित हो। मेरे मन में उससे पूछने के लिए बहुत सवाल थे, लेकिन मुझे पता था ये बेकार होगा। वह झूठ बोलेगा या गैसलाइट करेगा या मुझे इग्नोर करेगा। फिर अचानक वो मुझे अफेयर पार्टनर एक्स के बारे में पूछताछ करने लगा। अफेयर पार्टनर एक्स ने अफेयर पार्टनर से बात की थी और कहा था कि उसे मेरे धोखेबाज पति के कैरेक्टर पर शक है क्योंकि वो अभी भी शादीशुदा है। उसका जवाब, वे हमसे पहले ही अलग हो गए थे। झूठ। और उनका केस 1 साल से कोर्ट में पड़ा है। दूसरा झूठ। मुझे समझ आ गया कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मेरा धोखेबाज पति चाहता था कि उसे कैसे पता चला कि हम अभी भी कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। क्या हुआ? डर लग रहा है कि लोग तुम्हारा गंदा राज जान जाएंगे? फिर उसने कहा कि अफेयर पार्टनर एक्स खतरनाक है और भरोसे के लायक नहीं, और मुझे उससे बात बंद कर देनी चाहिए। रुको जरा, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? माफ करना, मैं तुम्हारी बात मानने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा, अगर मैं उससे बात करती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसके साथ बच्चे नहीं किए। अगर वो इतना खतरनाक है तो उसके साथ बच्चे पैदा करना ज्यादा खतरनाक है। यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। फिर उसने अपने एयरपोर्ट झूठ को समझाने की कोशिश की। उसका दावा था कि वो एयरपोर्ट गया, फिर बस से काम पर गया, फिर वापस आकर फ्लाइट ली। क्या तुम पागल हो? ये सबसे बेतुकी कहानी है जो मैंने सुनी है। मैंने जवाब दिया, सुनो अंडरस्को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे ईमानदारी की उम्मीद नहीं करती। तुमने मुझसे 1 दशक से झूठ बोला है। अब यह अफेयर पार्टनर की समस्या है, मेरी नहीं। फिर वो कहता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। एक दोस्त ने मुझसे कहा, वो सोचता है कि वो तुम्हारे साथ खेल रहा है और जीत रहा है, लेकिन वो ये खेल अकेले खेल रहा है। मैं उसके सामने चेस बोर्ड पर बैठी प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ।
हर बार जब वो सोचता है कि उसने मुझे चोट पहुंचाई, वो असल में खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। उसका हर झूठ मुझे उससे दूर होने में आसान बनाता है। हर मूर्खतापूर्ण काम मेरे केस को मजबूत करता है। वो ये चेस गेम अकेले खेल रहा है और उसकी हर जीत असल में हार है। और जब तलाक फाइनल होगा और चेस बोर्ड साफ होगा, तब उसे समझ आएगा कि उसका किंग गिर चुका है और सारे मोहरे मेरे हैं। बैड कंपनी भेड़िए झुंड में यात्रा करते हैं, हाथी झुंड बनाते हैं, पक्षी झुंड में उड़ते हैं, धोखेबाज एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्या यह आखिरी बात सच हो सकती है? मुझे लगता है हाँ। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मेरे धोखेबाज पति के 2 करीबी दोस्त थे। ये दोस्त अपनी शानदार पत्नियों के साथ अक्सर मेरे धोखेबाज पति और मेरे साथ समय बिताते थे। हम डिनर पर जाते थे, बच्चों की बर्थडे पार्टीज में, कॉन्सर्ट्स में और फुटबॉल संडे पर। हालांकि उन पत्नियों और मेरे बीच हमारे पतियों के अलावा कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी हम अंत में दोस्त बन गए। बियर मसल्स मुझे सोमवार से नफरत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि काम की दिनचर्या वापस शुरू होती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मेरे धोखेबाज पति की वापसी होती है। सोमवार को वो अफेयर पार्टनर के स्टेट से लंबा वीकेंड बिताकर लौटता है और वो अक्सर पूरी लड़ाई के मूड में लौटता है। वो मुझे लंबे लंबे पैराग्राफ वाले टेक्स्ट भेजता है। वो और भी जिद्दी और टकराव वाला बन जाता है। हाँ, उसे बियर मसल्स आ जाते हैं। उसने वीकेंड बिताया होता है स्पोर्टिव बॉयफ्रेंड और शानदार स्टेपडैड बनने का रोल निभाते हुए। मुझे यकीन है वो इसमें बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अस्थायी शो करना आसान होता है। मैं कल्पना करती हूँ कि वे उसके सोफे पर बैठे हैं और मुझे बर्बाद करने की योजनाएं बना रहे हैं। शायद वे सस्ती वाइन पीते हैं और बुरी हंसी हंसते हैं। फिर सोमवार को वो एक एजेंडा लेकर आता है, उसकी पपेट मास्टर द्वारा बनाई गई टू डू लिस्ट। 1. सुबह सुबह उसे डांटो ताकि उसका दिन खराब शुरू हो। 2. वो पैसा मांगो जिसका तुम्हें कोई कानूनी हक नहीं है। 3. उसे बताओ कि उसने सब कुछ गलत किया है। 4. आधे दिल से अफेयर के लिए माफी मांगो। 5. उसे याद दिलाओ कि तुम सब कुछ बच्चों के हित में कर रहे हो। जब तक वो अपनी हनी डू लिस्ट पूरी करता है, मेरा सिर घूमने लगता है। मैं भावनात्मक रूप से थक जाती हूँ। मुझे अकेलापन और अपराधबोध महसूस होता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार मैं बेबस पीड़ित नहीं बनना चाहती थी। इस बार मैंने कमांड संभाली। मैंने कोर्ट हाउस फोन किया ये जानने के लिए कि मेरा तलाक क्यों रुका हुआ है। पता चला कोर्ट शायद लॉयड और हैरी द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरे आधे कागजात खो दिए थे। हाँ, उन्होंने मेरे तलाक के लीगल डॉक्यूमेंट खो दिए। मैंने अपने वकील को फोन किया और वो जबरदस्त महिला है। उसने उस क्लर्क की खूब खबर ली। बाद में जब मैंने उससे बात की तो वो गुस्से में और हाँफ रही थी। अगर किसी को उसका बिजनेस कार्ड चाहिए तो बताइए, वो पैसे के लायक है। खैर, आज उसने मुझे ईमेल किया। वे मेरे तलाक को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। वे जूम कॉल्स छोड़ रहे हैं और सिर्फ पेपरवर्क देखकर फैसला करेंगे। तो लगता है मेरा तलाक जितना सोचा था उससे ज्यादा करीब है। अलविदा बेबसपन, हेलो आजादी। डी डे आज एक नॉर्मल दिन था। बेड से उठने से नॉर्मल इनकार, आईने में अपना चेहरा बनाने की नॉर्मल कोशिश, नॉर्मल कॉफी, नॉर्मल ट्रैफिक जाम में रुक रुक कर चलने से शर्ट पर नॉर्मल कॉफी का दाग, नॉर्मल ऑफिस मजाक, नॉर्मल पेपरवर्क, नॉर्मल घर लौटने का ट्रैफिक जाम, नॉर्मल होमवर्क, नॉर्मल डिनर, नॉर्मल बच्चों को सुलाने की जद्दोजहद, बस। खैर, नॉर्मल। जब मैं अपने इस रूटीन दिन के बाद थोड़ा आराम से बैठी तो मैंने देखा कि मेरे ईमेल पूरे दिन रिफ्रेश ही नहीं हुए थे। लाल बबल के आने का इंतजार करते हुए, जिसमें डबल डिजिट में डरावना नंबर होता है, मैं सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि कितने ईमेल मिस हो गए होंगे जिनका जवाब देना होगा। मैं सारे जंक और एड स्क्रॉल करती हूँ जो डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं। हम सब जानते हैं कि उन प्रोमो ईमेल्स में असली डिस्काउंट नहीं होता। और फिर मुझे अपने वकील का एक ईमेल दिखता है। सब्जेक्ट था कांग्रेट्स। मैं रुक जाती हूँ, एकदम पूरा रुक जाना, जैसे हेडलाइट में फंसा हुआ हिरण। यही होगा, यही वो सब कुछ है जिसका मैं इंतजार कर रही थी, सब कुछ जो मैं चाहती थी। मेरा भविष्य डरावना और अनिश्चित सब एक ईमेल में पड़ा है जो बस खुलने का इंतजार कर रहा है। मैं बेहद खुश भी हूँ और बेहद डरी हुई भी। मुझे पता है कि जैसे ही मैं यह ईमेल खोलूंगी और उसके शब्द पढ़ूंगी, मैं सिर्फ नया चैप्टर नहीं शुरू कर रही हूँ, ये तो एक पूरी नई किताब है। सच कहूँ तो उस पल मैं अपने धोखेबाज पति से डर भी रही हूँ और उससे जल भी रही हूँ। मुझे गुस्सा आता है कि उसने इस पूरे प्रोसेस में कायरो वाला रास्ता चुना। उसे कभी वो दिल टूटना, ट्रॉमा, फ्रस्ट्रेशन, जलन और कमजोरी महसूस नहीं हुई जो मैंने की। वो गंदे मेढक की तरह मेरे लिली पैड से उसके लिली पैड पर कूद गया और उसे एक बूंद पानी भी नहीं लगी। और मैं एक ऐसे तालाब में हूँ जहाँ कोई लिली पैड दिख ही नहीं रहा और मुझे लगता है मैं डूब रही हूँ।
मैं अपने ही विचार सुनती हूँ और मुझे ये बेचारी मैं वाली सोच से घिन आती है, लेकिन ये जा ही नहीं रही। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा महसूस करने का हक है, लेकिन मेरे अंदर की बदमाश और मजबूत औरत दुनिया को वो डर नहीं दिखाने देगी जिसे मैं दबा रही हूँ। मैं गहरी सांस लेती हूँ और ईमेल खोलती हूँ। सब खत्म हो गया, हम खत्म हो गए, प्रोसेस खत्म हो गया, मैं आजाद हूँ। मुझे अभी जश्न मनाना चाहिए, शैंपेन खोलकर सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है लोग यह नहीं बताते कि तलाक असल में मौत जैसा होता है। उस जिंदगी की मौत जो आपके पास थी, उस स्थिरता की मौत जो आपको लगती थी आपके पास है, उस आराम की मौत जिसकी आपको आदत हो गई थी। अब मैं खुद से पूछती हूँ, लोग मौत और दुख के समय क्या करते हैं? वे खाते हैं। चेक, ये तो मैं पहले ही काफी कर चुकी हूँ। वे दोस्तों और परिवार में सुकून ढूंढते हैं। चेक, मेरे अपने लोग मेरी चट्टान हैं जिन पर मैं बहुत निर्भर करती हूँ। वे अच्छे समय याद करते हैं। चेक, मेरे बेटे हमेशा याद दिलाते हैं कि भले सब खराब हो गया, लेकिन मुझे इससे 2 शानदार इंसान मिले। फिर वे आगे बढ़ते हैं। बस वही है, आगे बढ़ना। मुझे भविष्य की तरफ देखना होगा। नहीं, सिर्फ रोमांटिक भविष्य नहीं, एक ऐसा भविष्य जो मेरा है, फैसले जो मेरे होंगे, यादें जो मैं बनाऊंगी। और पहली बार मैं थोड़ी स्वार्थी हो सकती हूँ। मैं वो फैसले ले सकती हूँ जो मेरे बेटों और मेरे लिए सही हो। मैं जिंदगी को सींगों से पकड़ सकती हूँ और उसे काबू कर सकती हूँ। उसका सिर अपनी दीवार पर टांग सकती हूँ, ये याद दिलाने के लिए कि एक समय मैंने हिम्मत दिखाई और जिंदगी का सामना सीधे किया। मैं तैयार हूँ। तो मेरे वफादार पाठकों जो शुरू से मेरे साथ रहे, इसे वही पोस्ट समझिए जिसका आप इंतजार कर रहे थे। एक औरत जिसने पूरा चक्र पूरा कर लिया। एक औरत जिसने शायद परफेक्ट शकल नहीं बनाया, लेकिन कोशिश कर रही है। एक औरत जिसे अभी भी आगे कई मुश्किलें मिलेंगी, पैसे मांगना, मूव करना और बस एक साधारण घटिया इंसान बने रहना। आप में से कुछ लोग अब पढ़ना बंद कर देंगे। अगर यह हमारा अलविदा है तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आपको शुभकामनाएं देती हूँ। कुछ लोग पढ़ते रहेंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे एक्स हस्बैंड के साथ आगे क्या होता है और किस तरह का कर्म उसे मिलता है। मेरे लिए ईमानदार और खुलकर लिखना बहुत मददगार रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आप में से कुछ लोगों की मदद की होगी। इसी वजह से मैं लिखना जारी रखूंगी, आपके लिए और अपने लिए। मैंने ये पूरा अनुभव बिना किसी गाइड के पार किया है और मैंने अपनी कहानी और अपने सबसे निजी विचार आप सबके सामने रख दिए हैं। गुड बाय एंड हेलो। वो दिन आया और वो दिन चला गया। पिछले शनिवार 2/26 को वो चला गया। हाँ, मेरी भविष्यवाणी सही थी। उसने कहा कि वो क्रॉस कंट्री ट्रिप बदलने वाला नहीं है ताकि वो बच्चों को उनके आखिरी वीकेंड पर रख सके, जबकि सिर्फ कुछ दिन पहले ही उसने कहा था कि मूव के बारे में चीजें अभी अनसर्टन हैं। काश मुझे गैम्बलिंग के बारे में कुछ पता होता, क्योंकि मैं सब कुछ दांव पर लगा सकता था और जीत जाता। मुझे यकीन है कि जिसने भी मेरी कहानी शुरू से फॉलो की है वो भी जानता था कि उसके जल्दी जाने की संभावना काफी ज्यादा थी। हम सब कुछ पैसे कमा सकते थे। उसने गुरुवार शाम घर पर कुछ सामान छोड़ा और बच्चों को बाय कहा। वो इमोशनल नहीं था और न ही लंबा, बस एक हग और एक गुड बाय। अगले दिन मैं उसके घर गई उन बड़े सामानों को लेने के लिए जो उसकी कार में फिट नहीं हो पाए थे। हमने मेरी कार को खामोशी में पैक किया और फिर जैसे ही ट्रंक बंद हुआ, ऑकवर्ड पल शुरू हो गया। क्या मैं बस चली जाऊं? उसे ड्यूसर्स दिखाकर अपनी कार में कूद जाऊं? उस आदमी को गुड बाय कहने का प्रोटोकॉल क्या होता है जिससे तुम 10 साल शादीशुदा रहे, 15 साल से जानते हो, जिसके साथ बच्चे हैं, जिसने तुम्हें चीट किया आदि। तो मैंने बस कहा, वेल आई गेस दैट्स गुड बाय, गुड लक टू यू आउट देयर। फिर उसने अपने पैरों की तरफ देखा और अपना वेट इधर उधर शिफ्ट करने लगा। नहीं, ये वो नहीं हो सकता जो मैं सोच रही हूँ। क्या वो सैड है? फिर उसने कहा, स्मॉन, यू आर गोइंग टू मेक मी क्राई। मैं तुम्हें रुलाने वाली हूँ। उस स्टेटमेंट ने मुझे गुस्से से भर दिया। तो मैंने कहा, व्हाई द हेल वुड यू क्राई? पिछले 18 महीनों में तुमने जो भी डिसीजंस लिए वो सब इसी पल के लिए थे। तुम यही चाहते थे और तुम्हें यही मिला। उसे वैलिडेशन चाहिए था, उसे रिएश्योरेंस चाहिए था। असल बात यह है कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल है और उसे पता है कि मैं लॉजिकल इंसान हूँ। वो चाहता था कि मैं उसे बताऊं कि उसने सही किया, कि बच्चों को छोड़कर जाना ठीक है, शायद ये भी कि चीट करना भी ठीक था। मेरा कमेंट सुनकर शायद उसे समझ आया कि मॉरल सपोर्ट वाले दिन खत्म हो चुके हैं और वो सख्त हो गया। मैं अपनी कार में बैठने के लिए मुड़ी और जाते हुए मैंने कहा, सो मच फॉर द पास्ट 15 ईयर्स, गुड बाय। उसने स्कॉफ किया। अच्छा है, वो फिर से मुझसे नाराज है। मुझे यही ज्यादा पसंद है। मैंने उसके जाने के बाद पहली बार उससे कल बात की। बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक 1 महीने में है और प्लान था कि वो उस हफ्ते उसके पास जाएंगे। मैंने उसे मैसेज भेजा डेट्स के बारे में पूछने के लिए और वो उत्साहित नहीं लगा।
उसने कहा, मुझे कैलेंडर देखना पड़ेगा और अपनी साइड की चीजें सॉर्ट करनी होंगी। मैंने ईस्टर और मेरे बड़े बेटे के बर्थडे पर बच्चों को उसके पास रखने की बात की, उस पर भी वो एक्साइटेड नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। पता चला कि उस हफ्ते उसके बच्चों का स्कूल होगा और दोनों को काम भी करना होगा। तो एक हफ्ते बच्चों को कौन देखेगा या एंटरटेन करेगा? वो इसे मैनेज नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता वो कर भी सकता है, भले ही वो चाहे। तो मेरे बेटिंग वाले लोगों के लिए सवाल, क्या चांसेस है कि बच्चे अफेयर पार्टनर में उससे मिलने एक हफ्ते के लिए जाएंगे? अब नई बात पर आते हैं। मैं किसी से मिली हूँ। असल में मैं बस अभी किसी से मिली नहीं हूँ। मैं दिसंबर से किसी को डेट कर रही हूँ और डेयर आई से इट, वो सच में अमेजिंग है। मैंने इसके बारे में कुछ कहने में हिचकिचाहट की क्योंकि सच कहूँ तो मैं डरी हुई हूँ। मुझे डर है कि मेरे साथ फिर वही होगा। मुझे डर है कि मैं बच्चों को किसी से मिलवाऊं और फिर रिश्ता टूट जाए। मुझे डर है कि मैं फिर से किसी के लिए खुल जाऊं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि अभी तक वो मेरे एक्स से बिल्कुल अलग है। मैं सावधान हूँ, लेकिन उसकी कंपनी, अफेक्शन और अटेंशन एंजॉय कर रही हूँ। उसे मेरी पूरी कहानी पता है। वो कमरे में था जब मैंने अपने एक्स से फोन पर बात की थी और उसने गैसलाइटिंग को अपनी आंखों से देखा है। मुझे लगता है वो इसलिए मेरे साथ बहुत पेशेंट है। मैंने उसे शुरू में ही वार्निंग दे दी थी कि मुझे समय लगेगा और वो समझता है। मैं वो औरत नहीं हूँ जो 2 साल पहले थी। ये अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं, ये बस सच है। तो अभी के लिए मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ और बस उसके साथ हर वंडरफुल दिन को एंजॉय कर रही हूँ। रेडियो साइलेंस 10 दिन। बस इतने दिन में बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक शुरू हो जाएगी। सिर्फ 10 दिन बाकी है और अभी तक एक्स की तरफ से अफेयर और ट्रैवल अरेंजमेंट्स के बारे में कोई खबर नहीं है। मार्च की शुरुआत में जब मैंने उससे इस बारे में पूछा था, हमने लॉजिस्टिक्स समझने की कोशिश की थी। मैं कहती हूँ हमने, लेकिन असल में वो मैं ही थी। मैंने ऑफर किया कि मैं अपनी फ्लाइट खुद पे करूंगी ताकि मैं बच्चों को वहां छोड़कर खुद एक मिनी वेकेशन ले सकूं, और वो बच्चों की फ्लाइट पे करेगा। उसने भरोसा दिलाया कि उसके पास क्रिसमस ट्रिप के मिस ट्रैवल क्रेडिट्स हैं और सब कवर हो जाएगा। फिर रेडियो साइलेंस, एक भी आवाज नहीं। मैं डेट्स पूछती और वो कहता, मुझे अपना वर्क कैलेंडर चेक करना होगा। फिर उसने कहा, मुझे और कैलेंडर चेक करना होगा, और आखिर में कहा, एयरलाइन मेरे क्रेडिट के साथ प्रॉब्लम कर रही है। तो मैं इंतजार करती रही। मैंने 3 हफ्ते इंतजार किया। आज रात मुझे फोन करना पड़ा। काश मैंने उसका नंबर डायल ही नहीं किया होता। उसने मुझे बताया कि उसका क्रेडिट सिर्फ एक सेट ऑफ टिकट्स के लिए है। तो उसने कहा, तुम क्या करना चाहती हो? तुम बच्चों की फ्लाइट यहाँ पे कर दो और मैं उनकी वापसी की फ्लाइट पे कर दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। हार्ड पास, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुमने हमारे तलाक एग्रीमेंट में अग्री किया था कि तुम महीने में एक बार यहाँ आओगे। तुमने डिसाइड किया कि ये बहुत महंगा है और अब चाहते हो कि बच्चे तुम्हारे पास आएं। तुम देश के दूसरे कोने में एक औरत के लिए मूव हुए और अपने बच्चों को छोड़ दिया। अब तुम्हें उनकी एफए पे करनी चाहिए या यहाँ आना चाहिए। उसने कहा कि हमारे पास 50/50 कस्टडी है, इसलिए ट्रैवल एक्सपेंसेस भी बराबर होने चाहिए। उसने कहा उसने लोगों से बात की है। ये लोग ऑब्वियसली उसकी गर्लफ्रेंड है और वो लोग सोचते हैं कि हमारा अरेंजमेंट अबसर्ड और अनफेयर है। ठीक है चीफ, जैसा तुम कहो। कृपया मुझे उन लोगों की लॉ डिग्री दिखा दो। उसने कहा कि हमारा पूरा तलाक एग्रीमेंट चेंज होना चाहिए। ठीक है, बदलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉयर हायर करो। लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि फाइनेंशियली वो कर नहीं सकता। वो 20,000 की फ्लाइट टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन लॉयर अफोर्ड कर सकता है। हम बार बार वही आर्ग्यूमेंट्स दोहराते रहे और मुझे समझ आया कि कोई भी किसी को सुन नहीं रहा। तो मैंने कहा, लॉयर कर लो, और फोन काट दिया। फिर मैंने अपना वॉलेट खोला और अपने लॉयर को कॉल किया। ये वो बिल है जिसे पे करने पर मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। उसने कहा कि वो डिमांड्स करता रहे, लेकिन जब तक वो लॉयर हायर करके कोर्ट में फाइल नहीं करता, ये सब सिर्फ खोखली बातें हैं। और अगर वो फाइल भी कर देता है तो भी जज शायद इसे नेगेटिव देखेगा कि उसने लीगल एग्रीमेंट तोड़ा। फिर जज पूछेगा कि वो क्यों मूव हुआ, और जब पता चलेगा कि वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए मूव हुआ और बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए नहीं, तो एग्रीमेंट चेंज नहीं होगा। सबसे अच्छी बात, अगर वो फाइल करता है तो उसे कोर्ट अटेंड करने के लिए मेरे स्टेट वापस आना पड़ेगा। लेकिन बच्चों से मिलने के लिए यहाँ ट्रैवल नहीं करना चाहता। स्टोरी की मॉरल, उसे कभी बच्चों की परवाह नहीं थी। सब सिर्फ मुझे हराने के लिए था। पैसे में, समय में, सुकून में और भी बहुत कुछ। कड़वा सच ये है कि वो आगे बढ़ चुका है। मैं उसके आगे बढ़ने से बिल्कुल ठीक थी। मैंने तो उसे वेलकम भी किया था। लेकिन बच्चों को छोड़ना, वो दुख देता है। अब बच्चे उसके बारे में कम पूछते हैं। मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है या बुरी। उसके लिए तो बुरी है, लेकिन बच्चों के लिए शायद यही सबसे अच्छा है।
गेम टाइम में आपको एक नया गेम इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जो मैं खेलती हूँ। कुछ लोग जो इन्फिडेलिटी और नार्सिसिस्ट से सर्वाइव कर चुके हैं शायद इस गेम से फेमिलियर होंगे। मैं इसे कहती हूँ हेल्दी या ट्रॉमा। जब आप किसी चीटर को छोड़ने के बाद नए रिलेशनशिप में होते हैं तो वो मेंटली और इमोशनली बहुत मुश्किल होता है। मैं उसके साथ हर पल एंजॉय करती हूँ। हम एक दूसरे को जो कंफर्ट देते हैं वो मुझे पसंद है, लेकिन मैं खुद को चीजों को पहले से ज्यादा एनालाइज करते हुए पाती हूँ। मैं कभी हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं रही, इसलिए मैं अक्सर सोचती हूँ क्या नॉर्मल है और क्या नहीं। क्या ये एक्शन, बिहेवियर या रिस्पॉन्स हेल्दी है, या मैं फिर से वही गलती करने जा रही हूँ। पहले कुछ महीनों तक मैं ये गेम चुपचाप खेलती रही। उसने गेम देखते समय मेरी बात इग्नोर की, नॉर्मल। मुझे उससे किसी चीज में मदद मांगनी पड़ी, नॉर्मल। उसने टेक्स्ट रिप्लाई किया और फोन पॉकेट में रख लिया, ट्रॉमा। वो वीडियो गेम खेलते हुए थोड़ी देर के लिए गायब हो गया, ट्रॉमा। वो मेरे साथ अनबिलीवेबली पेशेंट रहा है और इस नए रिलेशनशिप में मुझे गाइड कर रहा है। इससे मुझे बहुत कंफर्ट मिला है, ट्रस्ट बन रहा है, लेकिन अभी मजबूत नहीं है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसा नहीं, थोड़ा लीनिंग टावर ऑफ पीसा जैसा। अपने दिमाग में ये गेम खेलना एग्जॉस्टिंग हो रहा था। मुझे पता था कि मैं अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहती। क्या मैं ज्यादा कॉशियस और ओवर एनालाइजिंग कर रही हूँ? हाँ, शायद, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो करता। क्या मैं खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन रही हूँ? तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि ये रिलेशनशिप हेल्दी रहे और ग्रो करे? मैंने शुरुआत से शुरू करने का फैसला किया। मैं पहली गलती सुधारना चाहती थी जो मैंने अपने एक्स के साथ की थी, कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली न करना। तो मैंने उसे अपने गेम के बारे में बताया। मैंने उसे बताया कि मैं ओवर एनालाइज करती हूँ और सोचती हूँ कि चीजें हेल्दी रिलेशनशिप का हिस्सा है या ट्रॉमा की शुरुआत। उसने समझा, वो हंसा, उसने मुझे कंफर्ट किया, उसने मुझे हग किया। तो भले ही मैं अपना गेम खेलना बंद नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अब मैं अकेली प्लेयर नहीं हूँ। वो मेरी थॉट प्रोसेस समझता है और मुझसे कम्युनिकेट करता है। जब वो देखता है कि मेरे दिमाग में व्हील्स घूम रहे हैं तो वो उन्हें रोक देता है। मैं उससे माफी मांगती हूँ कि मेरा दिमाग ऐसे काम करता है, लेकिन वो ये सुनना ही नहीं चाहता। वो कहता है हम रीबिल्ड कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं।